हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स की महामैराथन क्लास करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम संपूर्ण किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए हम देरी न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतन दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि P = Q×12। तो देखिए, क्यू क्या आवेश है और 12 क्या है, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतन दूरी है। तो इसके गुणनफल को क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए, बात आती है गॉस की प्रमेय क्या है। तो देखिए, अगर गॉस की प्रमेय 2 नंबर में पूछा जाए तो आप सिर्फ ये डेफिनेशन लिखोगे। तो देखिए, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई = Q/ε0, जहाँ ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बताइए। तो देखिए, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में गति करता है। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हो कि प्रकाश क्या कर रहा है, तरंगों के रूप में गति कर रहा है। और प्रकाश की चाल या वेग 3×10⁸ मीटर/सेकंड होती है। और देखिए, कई बार आपसे एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा गया कि प्रकाश की चाल या की वेग क्या होता है, तो आपको पता चले 3×10⁸ मीटर/सेकंड होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक ईथर माध्यम होता है तथा यह ईथर एक रंगहीन बाहरीन माध्यम होता है। अब देखिए, अगला है, प्रकाश का तरंग के रूप में गति करने के कारण ही प्रकाश में यह निम्न घटनाएं होती हैं, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसको W से व्यक्त करते हैं, W = h ν0, जहाँ h क्या प्लांक नियतांक है, ν0 दलीय आवर्ती है। अब देखिए, ν0 की जगह क्या लिख सकते हैं, c/λ0। तो देखिए, हो जाएगा W = hc/λ0। और देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, अब आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम रह गया है, तो आपको जल्दी से क्विक रिवीजन करना है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े तो आपको इनको अच्छे से करके जाना है। देखिए, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र, तो λ = h/mv, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, λ = h/p, जहाँ h प्लांक नियतांक है, m कण का द्रव्यमान है और v कण का वेग है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत फर्स्ट कला संबंध हो, दूसरा कला संबंध हो। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। देखिए, पहला है, दोनों तरंगों की आवर्तियां तथा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए और दोनों प्रकाश स्रोत संकट होने चाहिए। और देखिए, कई बार आपसे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में डायरेक्टली पूछा गया प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो देखिए, अगर वो पूछा जाए तो सिर्फ आप इतना लिखोगे। और ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स से पूछा गया था। इसमें पूछा गया जब स्रोत कला संबंध और कला संबंध हो। तो दिया है I1 = I और तथा I2 = 4I। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार जब स्रोत कला संबंध हो तब कलांतर फाई = 0 डिग्री। तो अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम के लिए I1 + I2 + 2 √I1 + I2 cos 0 डिग्री। अब देखिए, I1 की जगह I, I2 की जगह 4I + 2। अब देखिए, I × 4I × 1। तो देखिए, जब इसको खोलेंगे क्या आ जाएगा, 4I आ जाएगा, यानी कि I मैक्सिमम आ गया 9I। जब स्रोत कला असंबंध हो तब कलांतर क्या होगा, फाई = 90 डिग्री। तो अधिकतम तीव्रता यानी कि I मैक्सिमम के लिए I1 + I2 + 2 √I1 × I2 cos 90 डिग्री। और देखिए, cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0 होता है। तो जब हम इस सारे की गुणा करेंगे 0 से, तो 0 ही आ जाएगा। तो I मैक्सिमम क्या आ गया, 5I आ गया। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम। देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, किरचॉफ का नियम बताइए। तो देखिए, किरचॉफ ने कितने नियम दिए, 2 नियम देते हैं। जैसे पहला नियम था धारा नियम, जिसे संधि का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम था वोल्टा का नियम, जिसे बंद पाश का नियम भी कहते हैं। तो देखिए, प्रथम नियम क्या है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है, यानी कि सिग्मा = 0। अब देखिए, यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर क्या है, ये संधि आपस में मिल रही है। अब ये देखिए, संधि की ओर आ रही है ये धारा, ये संधि से दूर जा रही है। जो पास आ रही है वो होगी प्लस में, जो दूर जा रही है वो होगी माइनस में। ये भी दूर जा रही है, ये पास आ रही है, ये पास आ रही है, यानी कि I + I2 + I3। लेकिन ये देखिए, I4 और I5 क्या हो रही है, दूर जाए, तो -I4 - I5 = 0।
तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। अब देखिए अगला है द्वितीय नियम, वोल्टा का नियम। तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंधपाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणित योग उस पाश में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा I। तो देखिए पहले बंधपाश में करेंगे हम, ये देखिए ये E1 E2 क्या है, विद्युत वाहक बल है, और I1 धारा बह रही है, और R1 क्या है, प्रतिरोध है, यहाँ पे R2 प्रतिरोध और यहाँ R3 प्रतिरोध। तो देखिए धारा इस प्रकार बह रही है, तो और ये क्या है, विपरीत दिशा में जा रही है। तो पहले बंधपाश में करेंगे तो I1 इंटू R1, अब देखिए ये धारा जा रही है विपरीत दिशा में, तो आ जाएगा माइनस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब दूसरे बंधपाश के लिए हो जाएगा I2 इंटू R2, अब देखिए धारा इस ओर जा रही है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू E2। तो ये था हमारा किरचॉफ का नियम। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेल तथा बैटरी का में क्या मुख्य अंतर होता है, किन दिशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों। तो श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार 5 मार्क्स से पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। परिपथ में धारा बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। अब देखिए सेलों का संयोजन निम्नलिखित दशाओं में निम्न प्रकार उपयोगी होता है। फर्स्ट है श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम में n सेलों को जोड़ने पर प्राप्त धारा I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस N स्मॉल r। अगर NR बड़ा है, बहुत बड़ा है R से, तब I इज इक्वल टू NE अपॉन R हो जाएगा इज इक्वल टू NX। एक सेल में प्रवाहित धारा अर्थात परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणीक्रम में तभी जोड़ना चाहिए तब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम में n सेलों को जोड़ने पर प्राप्त धारा, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन n। जब कैपिटल R छोटा हो स्मॉल r अपॉन n से, तब I इज इक्वल टू NE अपॉन R हो जाएगा। अर्थात सेलों को समांतर क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में कम हो। अब देखिए अगला है मिश्रित क्रम संयोजन। तो मिश्रित क्रम में n सेलों को श्रेणी क्रम में तथा m समांतर क्रम पंक्तियों में संयोजित करने पर प्राप्त कुल धारा R इज इक्वल टू NR अपॉन M, यानी कि I मैक्सिमम इज इक्वल टू MNE अपॉन 2R। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, तो वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव या ऊष्मा उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं। पहला था किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। सेकंड था उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा था प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। चौथा था यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम हो तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नाभिक विखंडन तथा नाभिक संलयन में अंतर। तो देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है नाभिक विखंडन बताइए और नाभिक संलयन बताइए। तो देखिए अगर आपको इनके अंतर के बारे में पता होगा तो तब भी आप इन दोनों के बारे में अलग अलग लिख पाओगे। तो देखिए एक जगह हम लिखेंगे नाभिक विखंडन, एक जगह नाभिक संलयन। तो देखिए नाभिक विखंडन यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिकों में ही कराई जाती है। नाभिक विखंडन केवल भारी तत्वों के नाभिकों में कराई जाती है। और देखिए यह क्रिया केवल हल्के तत्वों के नाभिकों से होती है। अगला देखिए अगला था यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जा सकती है, लेकिन यह क्रिया केवल उच्च ताप पर कराई जाती है। और यह क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 200 MeV होती है और इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 24 MeV होती है। अब देखिए चौथा था हमारा इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है जैसे नाभिकीय रिएक्टर, और देखिए इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता जैसे हाइड्रोजन बम। अब देखिए फ्रेंड्स कई बार हमसे डायरेक्टली MCQ में ये 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभिकीय संलयन का उदाहरण बताइए। तो हाइड्रोजन बम और सूर्य का ऊर्जा स्रोत ये दोनों नाभिकीय संलयन के उदाहरण हैं। और देखिए नाभिकीय विखंडन क्या, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम, ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार हमसे MCQ में डायरेक्टली पूछा गया है, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखिए अगला है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो देखिए वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध I इज इक्वल टू NE AVD, जहाँ प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, VD अनुगमन वेग है, A क्षेत्रफल है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब देखिए अगला है धारा घनत्व से आपके समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व J कहते हैं।
तो J इजिकल टू आई ओपन ए, मात्रा के एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर, जहाँ आई धारा है और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन था हमारा, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए अगला है, कूलाम के नियम का सदृश रूप बताइए। तो माना Q1 व Q2 एक चिन्ह के दो बिंदु आवेश है। आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो F12 इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो R12 की कैप, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, जहां R12 की कैप Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, तथा आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो F21 इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो R21 की कैप ये होगी समीकरण 2। तो जहां R21 की कैप Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, तो समीकरण 1 व 2 कूलाम के नियम के सदस्य रूप में व्यक्त करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इजिकल टू F अपॉन Q नॉट। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कई बार हमसे MCQ में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व, विशेष चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध बताइए। तो धारा घनत्व, विशेष चालकता व वैद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। विशेष चालकता सिग्मा इजिकल टू धारा घनत्व अपॉन वैद्युत क्षेत्र। तो धारा घनत्व J, वैद्युत क्षेत्र E है। तो देखिए धारा घनत्व का मात्रा क्या होता है, एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर, और वैद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए यानी कि हमारा विशेष चालकता का मात्रक हो जाएगा एम्पेयर प्रति वोल्ट इंटू मीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, एक तो धारा घनत्व का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक और विशेष चालकता का मात्रक। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी दीजिए। तो जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हो तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण, लंबित धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। अगला देखिए, अगला है एम्पेयर का परिपथीय नियम लिखिए। तो एम्पेयर के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि फाई इंटू वेक्टर बी इंटू डीएल वेक्टर इजिकल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारामापी की कुंडली के श्रेणीक्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। अब देखिए अगला है, अनओम्य प्रतिरोध से आपके समझते, तो वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं वह अनोम्य प्रतिरोध कहलाते हैं, जैसे वैद्युत बल्ब का तंतु व डायोड बल्ब। अब देखिए अगला है, आवेश की गतिशीलता से आपका समझते, तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्रवाहित किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि म्यू इक्वल टू वी अपॉन ई। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड होता है। अब देखिए किरचॉफ का धारा नियम, ये आपसे डायरेक्टली एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो देखिए किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध बताइए। तो पी संवेग P इज इक्वल टू ई अपॉन सी, जहाँ ई ऊर्जा है, सी प्रकाश का निवात में वेग है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का संबंध इसके गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। तो गतिमान कण की गति ऊर्जा के पद में दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m के। अब देखिए अगला क्वेश्चन था, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के मध्य संबंध Vd इज इक्वल टू EV टो अपॉन ml, जहाँ Vd अनुगमन वेग है, V विभवांतर, टो शांतिकाल और L चालक की लंबाई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन था, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सावर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। तो बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई इंटू डेल्टा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 अनुक्रमानुपाती नियतांक है तथा म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। अगला देखिए, अगला है विभव, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, यानी कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, जहाँ W का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक गुलाम। तो देखिए वैद्युत विभव का मात्रक है जूल प्रति गुलाम या वोल्ट, और वैद्युत विभव की विमा क्या होती है, ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1। अब देखिए अगला है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा x के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा v की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो देखिए विभव प्रवणता इज इक्वल टू विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन, यानी कि माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तरंगाल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाल कहते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन था, कला संबंधित स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंधित स्रोत कहलाते हैं। तो कला संबंधित स्रोतों में से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है।